हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज लेकर आया हूं आपके लिए मैथ्यू एंडॉल महोदय के द्वारा लिखा हुआ एक बेहतरीन पोएम जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस अप्रैल 1850। अप्रैल 1850 ये वही साल है जब विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसे ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट माना जाता है, जब इनका डेथ हुआ उसी साल जो है ये पोएम लिखा गया और पब्लिश हुआ। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो मैक्सिमम टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जहां भी इस पोएम से रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन, वो मैंने पॉइंट वाइज रखा हुआ है। स्पेसिफिकली अगर बात करें हम जो प्रोमिनेंट एग्जाम्स हैं, जैसे यूजीसी का नेट हो, D++ का टीजीटी पीजीटी हो, यूपी का टीजीटी पीजीटी हो, जीआईसी लेक्चरर हो, एलटी ग्रेड हो, जहां भी पूछा गया है वहां से आपको पॉइंट वाइज रखा गया है यहाँ पर। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे उस पॉइंट्स पर और फिर चलेंगे हम पोएम को एक्सप्लेन करेंगे विद वर्ड मीनिंग एंड पोएटिक डिवाइसेस। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए। ये जो पोएम है वो एक एलिजी है। एलिजी क्यों है? क्योंकि ये शोक गीत है, किसी के डेथ पर ये पोएम लिखा हुआ है और ये 1850 में ही पब्लिश हुआ था। फ्रेजर्स मैगजीन सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था, फ्रेजर्स मैगजीन में। और अगर बात करें बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था, उसका पब्लिकेशन जो था 1853 में था। और वो पोएम्स नामक पोएम POEMS पोएम्स नामक एक कलेक्शन था, उसमें पब्लिश हुआ। टू माउन द डेथ ऑफ द ग्रेट इंग्लिश नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ये एक शोक गीत लिखा गया था। एंड जो थे वो वर्ड्सवर्थ के साथ साथ यहाँ दो और ग्रेट पोएट्स जो हैं उनको मेंशन करते हैं अपने इस पोएम में। एक महोदय होते हैं यॉन वुल्फगैंग फॉन गोटे। यहाँ मैंने इसका रखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन, आप एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो नेम है वो चूंकि जर्मन राइटर थे और जर्मन नेम है इनका, और इंग्लिश में जब ये बोलते हैं हम इसे तो प्रोनाउंसिएशन जो थोड़ा अलग हो जाता है, डायलेक्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये जॉन है पर ये यॉन बोला जाता है, यहाँ वॉन है पर ये फॉन बोला जाता है, ये गोएथे है कहने के लिए पर ये गर्ट बोला जाता है। और जो सेकेंड पोएट है इसमें मेंशन वर्ड्सवर्थ के अलावा वो है जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जिसे लॉर्ड बायरन कहते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कौन से तीन पोएट जो हैं वो इसमें मेंशन किए गए हैं, कौन से पोएट को ज्यादा दी गई है लाइंस, किसको ज्यादा स्पेस मिला है इस पोएम में, किसको कम सबसे मिला है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ये 8 अनइवन स्टैंजाज है, इसमें है 74 लाइंस टोटल है इसमें। एंडॉल महोदय एक क्रिटिक के रूप में जो है वो रोमांटिक पोएट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, जिसमें वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेले, कीट्स ये सब पोएट्स होते हैं मेंशन। इस पोएम को लिखने से पहले इन्होंने भगवत गीता का एक बार अध्ययन किया था। भगवत गीता न केवल T.S. इलियट बल्कि W.B. यीट्स और ऐसे जैसे मैथ्यू एंडॉल महोदय हैं, बहुत सारे पोएट्स ने रीड किया। इनको हिंदू मिथोलॉजी में जो था वो काफी इंटरेस्ट था, जैसे कि ग्रीक मिथोलॉजी में है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फाइनल जो स्टेंजा है, 8th स्टेंजा, उसमें रोथा जो एक नदी है उसको संबोधित किया जाता है और कहा जाता है कि फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव। ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि किसके लिए एड्रेस की गई है। जब लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे पोएम में, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए पॉइंट रखा हूं ताकि आप विशेष ध्यान दें जब उस लाइन पर आप पहुंचे पोएम में। ऑन द बैंक ऑफ रोथा, एक स्ट्रीम जो है, एक धारा जो है, जो नदी है, वो ग्रासमेर चर्च यार्ड से नजदीक से होकर के गुजरती है, जहां पर वर्ड्सवर्थ महोदय जो थे वो दफनाए हुए थे। जैसे कि हमारे यहाँ है, अगर अयोध्या की बात की जाए तो सरयू तीरे बसी अयोध्या, तो सरयू जो है वो अयोध्या का पांव पखारती हुई जो है वो जाती है। वैसे ही यहाँ पर जो है ये ग्रासमेर, जहां पर वर्ड्सवर्थ है, डेथ जहां हुआ इनका, जहां ये दफनाए गए हैं, उनका पांव पखारते हुए रोथा नदी जो है वो गुजरती है। वर्ड्सवर्थ जो है सबसे ज्यादा स्थान पाए हुए हैं इस पोएम में और बायरन को सबसे कम स्थान मिला है इस पोएम में, यानी इनके लिए बहुत कम लिखा गया है बायरन के लिए। तो ये कंपैरेटिवली जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिगिनिंग में जो है एर्नॉल महोदय लॉर्ड बायरन को प्रेज करते हैं, हालांकि सबसे पहले गर्टे महोदय को प्रेज करते हैं, पर फिलहाल लॉर्ड बायरन को डिटेल में प्रेज करते हैं, ये जिनका डेथ जो हुआ था वो ग्रीस में हुआ था और उस देश के लिए लड़ते समय इनका डेथ हुआ था। लॉर्ड बायरन के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे हम जब हम पोएम में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। लॉर्ड बायरन महोदय जो थे ये फायरी पर्सन है, ये जो लड़ रहे थे अगेंस्ट लॉ ऑफ सोसाइटी विच आर कंसिडर्ड इटर्नल, यानी कि आपको इस पोएम में मिलेगा कि लॉर्ड बायरन जो है वो एक अग्रेसिव, एक फोर्सफुल, एक पैशनेट जो है वो सोल्जर है, एक पोएट होने के साथ साथ। तो ये
द्वंद्व इनका चलता है पैशन और इटर्नल लॉ के बीच में। लिखा है कि एक रिवोल्यूशनरी पोएट थे। यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि हु वाज अ रिवोल्यूशनरी पोएट तो आपको लॉर्ड बायरन का नाम वहां शामिल करना है। द फायरी स्पिरिट इनकी है, एक ऐसी स्पिरिट, एक ऐसी आत्मा जिसमें आग लगी हो। मतलब सोल्जर वैसे भी आपको पता है कि सिपाहियों के अंदर वैसे भी आग लगी रहती है। इनके अंदर बहुत ग्रेट एनर्जी थी। और फोर्स ऑफ बायरन जरूर याद रखिएगा कि फोर्स इनमें बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, बहुत ज्यादा फोर्सफुल इनका नेचर है, अग्रेसिव नेचर है बायरन का। आगे लिखा है मैथ्यू एर्नॉल्ड महोदय जो है ये लैमेंट करते हैं उसके बाद जर्मन जो पोएट है गर्च महोदय के ऊपर। तो जर्मन पोएट ये पूछा गया था एग्जाम में कि कहाँ के ये पोएट हैं, तो जर्मन वर्ड याद रखिएगा कंट्री। ऐसे ही बायरन का भी याद रखिएगा कि बायरन का जन्म तो लंदन में हुआ था पर डेथ जो था वो ग्रीस में हुआ था। और इन्हें जो है मैथ्यू एर्नॉल्ड, ये कोट जरूर याद रखिएगा, कोट पूछा जाता है, इन्हें वाइजेस्ट मैन ऑफ यूरोप कहते हैं एर्नॉल्ड महोदय गर्च महोदय को। नेक्स्ट पॉइंट है गर्ड जो है वो डिस्क्राइब किए जाते हैं इस पोएम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये कलरफुल ग्रीन किया गया है वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा गया है, और जो अलग कलर में या बोल्ड किया गया है वो 1 या 2 एग्जाम में पूछा हुआ है। तो फिजिशियन ऑफ द आयरन एज किसने कहा है या किसको कहा है, या अर्नॉल्ड महोदय ने गर्च महोदय को क्या कहा है, ये तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजिशियन ऑफ द आयरन एज क्या होता है ये पोएम में चलेंगे तब कंफर्म करेंगे हम। इनका सूदिंग नेचर था, हील, ये सफरिंग जो लोग थे वहां के उनके लिए ये लिखा करते थे पोएम्स। एक डॉक्टर के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया गया है कि सारे डिजीज जो इंसानों में थे, चाहे वो मेटलिज्म के हो चाहे डाउट्स के हो, उसके बारे में ये अपने पोएम्स में लिखा करते थे। गर्ट महोदय जो थे वो अपने एक स्पेक्टिकल, जो इनका नजरिया था, स्पेक्टिकल मतलब यहाँ पे नजरिए से है, चश्मे से नहीं है, जो माइजरी और डिस्ट्रक्शन जो वहां के हालात थे उस समय मॉडर्न एज के, उस समय के हालात को एक ऐसे चश्मे से देखते हैं जो चश्मा केवल खुशियों को नहीं देखता, केवल प्रकृति को नहीं देखता, बल्कि वो एक एक जो परेशानियां हैं उस समाज में उसे देखता है। मानो कि जैसे प्रेमचंद्र महोदय जो हैं वो समाज में जा करके घर घर में घुस करके जो परेशानियां नजदीक से देख करके अपने नॉवेल्स में लिखा करते हैं ना, सेम वही हाल यहाँ पर गर्च महोदय के द्वारा किया गया है अपने पोएम्स में। और वो भी वो परेशानियां जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद आया, 1789 के बाद जो भी परेशानियां आई। यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे गर्च महोदय और बायरन महोदय थे वैसे ही वर्ड्सवर्थ भी जो थे वो परेशान थे विंट्री क्लाइमेट ऑफ द आयरन एज और उस समय के डाउट्स और स्केप्टिसिज्म में। ये विंट्री क्लाइमेट क्या होता है, आयरन एज क्या होती है, ये डिटेल में बात करेंगे हम पोएम में जाकर के। नेक्स्ट लाइन में अर्नॉल्ड महोदय जो है वो डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ की, कि उनमें एक हीलिंग पावर है, एक ऐसा पावर जो ठीक कर सकता है कुछ भी, आपकी परेशानी में आपको सुकून देगा, ऐसा लाइन कहते हैं अर्नॉल्ड महोदय। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलिंग पावर एंड स्ट्रेंथ मेक अस फील। पता रहे किसने कहा है, क्या कहा है, किस चीज के लिए कहा है। तो कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे, गर्ट महोदय का, लॉर्ड बायरन महोदय का, वर्ड्सवर्थ महोदय का। तो हीलिंग पावर वर्ड्सवर्थ महोदय के लिए है। ऐसे ही बायरन महोदय का फोर्स है, पैशन है, या जितने भी फीचर्स होते हैं किसी सोल्जर के वो है। और गर्ट महोदय का जो है वो है विजडम, इंटेलिजेंट, एक ऐसा माइंड जो सेजेस्ट होता है, सबसे बुद्धिमान माना जाता है यूरोप का। अब बात करते हैं इन गिस्ट में, इन शॉर्ट में अर्नॉल्ड महोदय जो है वो कंपेयर करते हैं 3 पोएट्स की, जिसमें गर्ट महोदय हैं जिसके विजडम के बारे में बात करता है, ये जरूर याद रखिएगा तीनों जो इनके क्वालिटी हैं। बायरन महोदय की जो एक खासियत है वो है इनके अंदर पैशन है, थंडर है, कन्फ्लिक्ट है और फोर्स है। ऐसे वर्ड्सवर्थ महोदय जो हैं वो काम नेचर के हैं, मोरल और सूदिंग वॉइस इनकी है। ऐसे यहाँ बताया जाता है कि अर्नॉल्ड महोदय कहते हैं कि गर्च और बायरन जो है वो पहले ही मर चुके हैं, ये आपको स्टार्टिंग लाइन में मिलेगा, और अब वर्ड्सवर्थ के मरने की बारी थी। और इस तरीके से एक ग्रेट, एक महान पोएटिक वॉइस उस एज का जो था वो खामोश हो चुका था। स्टार्ट करते हैं पोएम को। Gert in Weimar sleeps and Greece long since saw Byron's struggle cease। तो स्टार्टिंग लाइन में अर्नॉल्ड महोदय कहते हैं कि गर्ट महोदय जो है वो वीमर में सोते हैं, यानी कि वीमर में इनका डेथ हो गया है। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है यूफिमिज्म। यूफिमिज्म एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो किसी को बुरा लगे ऐसा वर्ड न बोल करके कुछ सूदिंग, कुछ अच्छा सा लगे, मतलब है तो बुरा ही पर वो बहुत बुरा ना लगे। जैसे किसी के मरने पर हम ही डाइड कहने के बजाय ही पास्ड अवे कहते हैं, तो वो होता है यूफिमिज्म। तो यहाँ स्लीप्स का मतलब होता है डेथ, रेस्ट इन डेथ। तो यहाँ पर गर्ट महोदय जो है वो वीमर में
मर गए हैं। वीमर एक प्लेस है जो जर्मनी में है। और ग्रीस की बात की जाए, लॉन्ग सिंस, बहुत समय पहले जो है, सॉ, ग्रीस ने भी देखा था बायरन के संघर्ष को, जो कि अब सीज हो चुका है, जो कि अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर दोनों महोदय का जो है खत्म हो चुका है सफर। बैटल जो है, लड़ाई जो है बायरन का, वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो संघर्ष लड़ रहे थे ग्रीस के लिए, ग्रीस को स्वतंत्र करने के लिए, वो खत्म हो चुका। तो दो महान पोएट को यहाँ पर दो लाइन में ही मैथ्यू एर्नोल्ड ने निपटा दिया। अब यहाँ कहते हैं मैथ्यू एर्नोल्ड, बट वन सच डेथ रिमेन टू कम, लेकिन ऐसा ही एक डेथ, ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाली डेथ जो थी, वो अभी बाकी थी, वो अभी आने वाली थी। द लास्ट पोएटिक वॉइस, और वो था आखिरी पोएटिक वॉइस, रोमांटिक एज का आखिरी पोएटिक वॉइस था वो। रोमांटिक एज वैसे 1832 में ही माना जाता है खत्म हो गया था, हालांकि कहीं कहीं 1837 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये मानते हैं कि 1850 में जब डेथ हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ का, तभी वो आखिरी आवाज जो थी वो डम हो गई, यानी कि वो वॉइसलेस हो गई, साइलेंट हो गई, खामोश हो गई, यानी कि अब कोई और भी मर गया। कौन? वी स्टैंड टुडे बाय वर्ड्सवर्थ टूम, और आज हम खड़े हैं वर्ड्सवर्थ के टूम पर, यानी ग्रेव पर, यानी कि समाधि पर, यानी कि वर्ड्सवर्थ भी अब खत्म हो चुके हैं। तो एक स्टैंजा में तीनों पोएट को खत्म कर देता है मैथ्यू एर्नोल्ड। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। When Byron's eyes, अब देखिएगा बायरन के बारे में बताएगा, डिटेल देगा आपको कि बायरन कैसे हुए, फिर गत महोदय का देगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट स्टैंजा में जो था वो तीनों पोएट को मार देता है, सेकंड स्टैंजा में बायरन के बारे में बताएगा। When Byron's eyes were shut in death, जब बायरन की आंखें बंद हो गई डेथ में, भाई जब मृत्यु हो गई तो इंसान की आंखें बंद हो गई। We bowed our head, यानी कि जब वो मर गए तो हमने अपने सर को झुकाया, सम्मान में हमारे सर झुक गए, एंड हेल्ड आवर ब्रीथ, और हमने अपने सांसों को रोक लिया। भाई जब कोई इतना बड़ा इंसान मरता है ना तो सांसें रुक जाती हैं, ऐसा यहाँ पोएट कहता है हाइपरबोलिक। ही टॉट अस लिटिल, हालांकि उन्होंने हमें बहुत कम समझाया, कम पढ़ाया, कम सिखाया, यानी उनके पोएम्स हमें कम मिले हैं, कम ज्ञान मिला है हमें उनके पोएम्स में, क्योंकि वो एक सोल्जर भी थे। बट आवर सोल हैड फेल्ट हिम, लेकिन हमारी आत्मा ने उन्हें महसूस किया, लाइक जैसे कि, सिमली है ये, जैसे कि थंडर्स रोल, जैसे कि बादलों की गड़गड़ाहट। तो बादलों की गड़गड़ाहट जो गंभीर होती है, तेज होती है, प्रभावशाली होती है, एक सिंबल है पावर एंड फोर्स का। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी पोएट के बारे में बताएगा। कहता है पोएट, विद शिवरिंग हार्ट, कांपते हुए दिल के साथ, द स्ट्राइफ, वो संघर्ष जो बायरन ने उस समय किया था, जो संघर्ष बायरन उस समय लड़ने में कर रहे थे, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी एक संघर्ष जो था वो कंटिन्यू था बायरन का, जो हमने देखा, ऑफ पैशन विद इटर्नल लॉ, पैशन के साथ और इटर्नल लॉ के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो स्ट्रगल चल रहा था बायरन का, वो हमने देखा। पैशन का मतलब होता है ह्यूमन पैशन से, मानवीय संवेदनाओं, मानवीय इच्छाओं से, और इटर्नल लॉ का मतलब होता है डिवाइन लॉ। जैसे कि हम इंसान होते हैं, हमारी एक इच्छाएं होती हैं कि हम एग्जाम दे रहे हैं, हम जरूर पास हो जाए, लेकिन ऊपर वाले को क्या मंजूर है, ऊपर वाला क्या सोच के रखा है हमारे लिए, कुछ अच्छा सोच के रखा है या नहीं देगा हमें, ये हमें नहीं पता। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, इंसान परेशान हो जाता है इसी कॉन्फ्लिक्ट में, इसी स्ट्रगल में। तो ये स्ट्रगल हमने देखा बायरन का, वो संघर्ष करता हुआ बंदा मानवीय इच्छाओं और ऊपर वाले के नियम कानून के बीच में फंसा हुआ वो था। And yet with reverential awe we watched the fount of fiery life. रिवरेंशियल मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, एव मतलब होता है वंडर, और फाउंट जो है ये है फाउंटेन, और फायरी लाइफ जो है इसका मतलब होता है ज्वलंत जीवन। ज्वलंत जीवन क्या है, मैं आपको पहले एक एक लाइन समझाऊं, और फिर भी हमने सम्मान और विस्मय यानी आश्चर्य के साथ देखा था। क्या देखा था हमने? फाउंट ऑफ फायरी जो लाइफ है ना, ये मेटाफर है। यहाँ बायरन के स्पिरिट को यानी आत्मा को फाउंटेन ऑफ फायरी लाइफ कहा गया है। नॉर्मली आपने देखा होगा हिंदू मिथोलॉजी में तो ये होता ही है कि जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उसकी आत्मा एक जलती हुई जो है वो ज्वाला के रूप में बाहर निकलती है और वो शाश्वत में लीन हो जाती है। तो उसको यहाँ पर कहा गया है फाउंट ऑफ फायरी लाइफ, यानी आप यहाँ कह सकते हो फोर्स ऑफ स्पिरिट, फोर्स ऑफ स्पिरिट, जिसने सर्व किया फॉर दैट, उसके लिए टाइटैनिक स्ट्राइफ, जो टाइटैनिक, जो ह्यूज स्ट्राइफ, जो संघर्ष कर रहा था बंदा, चाहे वो फिजिकली उस वॉर में लड़ने के लिए और चाहे मेंटली वो पैशन और इटर्नल लॉ के बीच में जो लड़ रहा था ना, उस विशाल संघर्ष में उसके इस ज्वलंत आत्मा ने उसका साथ दिया, उसको शक्ति प्रदान की, और हमने इस शक्ति का सम्मान किया, बड़े ही
आदर के साथ और बड़े ही वंडर के साथ, क्योंकि आश्चर्यजनक बंदा था वो। इतनी लड़ाई लड़ रहा था अंदर और बाहर, जैसे बहुत सारे नॉर्मल इंसान भी होते हैं, बाहर भी लड़ते हैं किन्हीं न किन्हीं परेशानियों से और अंदर भी लड़ते हैं बहुत सारी परेशानियों से, सबसे कह नहीं पाते। नेक्स्ट लाइन है, अब यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में जो है पोएट गर्च महोदय की डेथ के बारे में बात करेगा। यहाँ कहता है व्हेन गर्ट्स डेथ वाज टोल्ड, और जब गर्ट के मृत्यु का समाचार हमें बताया गया, वी सेड, तब हमने कहा, संक देन इज यूरोप सेजेस्ट हेड, यानी कि उस टाइम जब जैसे ही हमें समाचार मिला मृत्यु का, तब हम सब ने कहा कि अब यूरोप का जो सबसे सेजेस्ट मतलब होता है वाइजेस्ट, हेड मतलब माइंड, जो सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क है यूरोप का, अब डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और एक लाइन और कहा गया है, याद रखिएगा, एर्नॉल्ड महोदय ने कहा है, गर्च महोदय के लिए कहा है फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, कि वो फिजिशियन ऑफ द आयरन एज जो है वो चला गया। आयरन एज का मतलब मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब होता है ट्रबल्ड मॉडर्न एज। जो उस समय का एज था ना, वो ट्रबल था, परेशान था, दर्द में था, तकलीफ में था, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट में था वो, और ये उसके फिजिशियन थे एक डॉक्टर के रूप में। तो ये मेटाफर है, यहाँ गोएथे महोदय को या गर्च महोदय को फिजिशियन के रूप में रिप्रेजेंट करता है, और एल्यूजन भी है यहाँ पे, क्योंकि आयरन एज जो है वो इंडस्ट्रियल और मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट करता है। एल्यूजन, एल्यूजन मतलब संकेत, आयरन एज का मतलब इंडस्ट्रियल या मॉडर्न एज के बारे में है ये। गर्ट हैज डन हिज पिलग्रिमेज, और इस तरीके से गर्ट महोदय जो थे वो अपने पिलग्रिमेज को, यानी कि अपने लाइफ के जर्नी को खत्म कर चुके थे, उनकी लाइफ की यात्रा खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट है, ही टुक द सफरिंग ह्यूमन रेस, उन्होंने मानव जो जाति थी उसके कष्टों को लिया, लिया मतलब अपने किताबों में, अपने बुक्स में, अपने पोएम्स में लिखा। ही रेड ईच वुंड, उन्होंने हर एक घाव को पढ़ा, ईच वीकनेस, हर एक कमजोरी को पढ़ा, वो भी क्लियरली, स्पष्ट रूप से पढ़ा। पढ़ा का मतलब है देखा, जैसे प्रेमचंद ने देखा वैसे इन्होंने भी देखा कष्टों को, तकलीफों को, कमजोरियों को। और फिर क्या किया, एंड स्ट्रक, और रखा, हिज फिंगर, अपनी उंगलियों को, ऑन द प्लेस, उस स्थान पर रखा जहां पर किसी को घाव लगा था। एक ऐसे डॉक्टर के रूप में जिसे पता होता है कि आदमी को कहाँ घाव है, तो एक डॉक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया इन्हें। जैसे डॉक्टर को पता होता है, देखते ही पता चल जाता है उसको कि घाव कहाँ है, चोट कहाँ है, और वो जान जाता है, अपनी उंगली रखता है कि हाँ यहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें, यहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें, यहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें। वैसे ही महोदय जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं गर्च महोदय को, और इसलिए नेक्स्ट लाइन में ये कहेगा भी, कंफर्म भी करेगा, एंड सेड, और इस तरीके से गर्ट महोदय जब अपनी उंगली रखते थे उस स्थान पर जो घाव का स्थान था, तो वो कहते थे, दाउ यानी यू, एल्स्ट हियर, तुम यहाँ से बीमार हो, एंड हियर, और यहाँ बीमार हो, यानी कि तुम्हें यहाँ बीमारी है, यहाँ बीमारी है। डॉक्टर की तरह वो बीमारी बताते थे कि तुम कहाँ कहाँ बीमार हो, कहाँ कहाँ से बीमारी तुम्हें है, और क्या हो सकता है इसकी दवा, उपचार। तो ये पोएम्स में लिखे हैं ये सब, डॉक्टर नहीं है वो, एक पोएम में एक मानवीय संवेदनाओं, कष्टों, दुखों को ऐसे उजागर किए हैं कि मानो वो दुखती रग पर जो है वो उंगली रख दी हूं, एक कहावत जैसे कही गई है। ये स्टैंजा भी जो है वो गर्च महोदय के लिए लिखा हुआ है, एर्नॉल्ड महोदय के द्वारा, इसलिए याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा स्टैंजा किसके लिए है और ही किसके लिए यूज हो रहा है। तो गर्च महोदय के लिए लिखा है कि ही लुक्ड ऑन यूरोप्स डाइंग आवर, गर्ट महोदय ने यूरोप के डाइंग आवर को देखा। डाइंग आवर का मतलब होता है क्राइसिस ऑफ टाइम, यानी कि जो क्राइसिस चल रहा था उस समय उसको देखा इन्होंने, उस परेशानियों को देखा। फिटफुल ड्रीम को देखा, यानी कि जो वो सपने थे जो लोग देख रहे थे, जो बेचैन कर देने वाले सपने थे, उसे देखा इन्होंने। फिवरिश पावर, जो अनस्टेबल पावर थी, जो टर्माइल थी, पॉलिटिकल टर्माइल थी, जो बेचैनी सी, खलबली सी मची हुई थी समाज में, नेताओं के बीच में, उसको देखा इन्होंने। His eyes plunged down, इनकी आंखें plunged down, डूब गई। The weltering strife, weltering का मतलब होता है व्याकुल कर देने वाले, strife मतलब होता है संघर्ष, स्ट्रगल। तो जो संघर्ष कर देने वाले, व्याकुल कर देने वाले जो संघर्ष थे उस समय, उनकी आंखें उसमें डूब गई। यहाँ मतलब है कि वो ये सब चीजें देख रहे थे, एक डॉक्टर की तरह इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे वो, और ऑब्जर्व करने के बाद अब वो बाद में जो है वो उसका इलाज बताएंगे। द टर्माइल ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ, और ये सब क्या थे, टर्माइल थे, उथल पुथल थे। एक्सपायरिंग लाइफ का मतलब होता है डाइंग सिविलाइजेशन, समाप्त होते सभ्यता की जो उथल पुथल मची हुई थी उसको इन्होंने देखा, और देखने के बाद एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, इन्होंने कहा द एंड इज एवरीवेयर, हर जगह तबाही मची हुई है, हर जगह अंत है, विनाश है, सर्वनाश हर जगह हो रहा है। आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, अभी भी जो कला है, चाहे वो कला किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे बोलने का, लिखने का,
इमेज बनाने का, पेंटिंग करने का, ड्राइंग करने का, पोएट लिखने का, नॉवेल लिखने का, इन कलाओं में भी अभी सत्य बचा हुआ है। तो कला में ही केवल अब सत्य बचा है। टेक रिफ्यूज देयर, उन्होंने मानवों से कहा कि अगर तुम्हें शरण लेना है ना, तो कोई शेल्टर मत ढूंढो, कोई बंकर मत ढूंढो, बल्कि आर्ट की तरफ जाओ। इसी में तुम्हें शरण मिलेगा, इसी में तुम्हें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। एंड ही वॉज हैप्पी। अब पोएट कहता है नॉल कि और वो खुश हो जाते थे, गोथे महोदय तब खुश हो जाया करते थे, इफ टू नो कॉजेज ऑफ थिंग्स, जब वो जीवन की समस्याओं के कारण जान लेते थे। जैसे डॉक्टर होता है, जब वो इंसान की परेशानियों को, पेशेंट की परेशानियों को जान जाता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसका आधा काम हो चुका है। अगर परेशानियां पता चल गई, बीमारी पता चल गई, तो निदान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सोल्यूशन उसका मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ इसलिए वो खुश हो जाते थे जब वो जान जाते थे कि क्या है, कॉजेज है उन चीजों की जो इंसानों को परेशान करती है। एंड फार बिलो हिज फीट, और ऊंचाई से बहुत नीचे जब वो देखते थे, क्या देखते थे, ल्यूरिड फ्लो। यहाँ ल्यूरिड फ्लो जो है वो एक मेटाफर का यूज किया गया है। जीवन के जो हॉरर हैं, जो परेशानियां हैं, उसको ऐसे दिखाया गया है मानो कि वो कोई नदी बह रही हो। फ्लो मतलब बहना होता है, ल्यूरिड का मतलब होता है डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। जो डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ है वो बह रही होती है नीचे, जब वो देखते हैं तो मानो कि वो सागर बह रहा होता है, जिसमें बुराई है, परेशानी है, तबाही है, तकलीफ है, चिंता है, दुख है। जो परेशानियां थी मानव समाज की उस टाइम, वो देखते नीचे से बहते हुए, ऑफ टेरर, और वो भय, आतंक भी था उसमें, इनसेन डिस्ट्रेस भी था। इनसेन मतलब होता है मैड, पागलपन, डिस्ट्रेस मतलब होता है सफरिंग। तो पागल कर देने वाले जो सफरिंग थे, जो कष्ट थे, वो देखते। एंड हेडलॉन्ग फेट, और वो अनकंट्रोल्ड जो डेस्टिनी थी, हेडलॉन्ग मतलब अनकंट्रोल्ड, फेट मतलब डेस्टिनी, इन सब चीजों को देखते। तो मानो ऊंचाई से नीचे देखकर जब वे भय, दुख, पागलपन और ये अनकंट्रोल्ड डेस्टिनी की धारा को जब वो देखते, तो वो पहचान जाते थे। और जब पहचान जाते थे तब वो खुश हो जाया करते थे, क्योंकि जान चुके थे कि इसके बाद उनको केवल समाधान ढूंढना है कि कैसे ये परेशानियां खत्म होगी। यहाँ आयरनी भी यूज हुआ है। ये जो हैप्पीनेस है, यहाँ पर हैप्पीनेस जो है वो ग्रीन नॉलेज में भी इंसान को जो है वो जीवित रखता है। एक आयरनी कि इंसान तबाही के दौर से गुजर रहा है, इंसान परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, बावजूद वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसे, उसके पास नॉलेज है, जानकारी है, उसे पता है कि अगर ये विपत्ति आई है तो कैसे इन विपत्तियों से वो पार पाएगा, कैसे वो जीत हासिल करेगा। एंड वर्ड्सवर्थ, अब वर्ड्सवर्थ के बारे में यहाँ बात की जा रही है। वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहा जा रहा है? पेल घोस्ट। पेल घोस्ट मतलब होता है सोल ऑफ द डेड, यानी कि जो आत्माएं हैं, यहाँ आत्मा मान सकते हो। रिजवाइज, तो यहाँ डायरेक्ट एड्रेस करता हुआ पोएट जो है घोस्ट को, आत्माओं को कहता है, अरे ओ आत्माओं, रिजवाइज, मजे करो तुम, खुशियां मनाओ। फॉर नेवर, क्योंकि कभी नहीं, हैड सच सूदिंग वॉइस, ऐसा सूदिंग, ऐसा सुकून देने वाला आवाज तुमने कभी भी नहीं सुना होगा अपने शेडोई वर्ल्ड में। शेडोई वर्ल्ड मतलब होता है अंडरवर्ल्ड, यानी कि रियल ऑफ द डेड, यानी कि मृत्यु लोक। तुमने अपने मृत्यु लोक में, या जहां पर भी तुम होते हो, पाताल लोक में होते हो, कहीं भी होते हो आत्माओं, तो अपने इस शेडोई वर्ल्ड में तुम्हें ये कन्वे नहीं किया गया होगा, पहुंचा नहीं होगा तुम्हारे पास इतनी सुकून देने वाली आवाज। क्योंकि अब पोएट मर चुका है, अब वो माना जाता है कि वो अंडरवर्ल्ड में चला गया है, रियल ऑफ द डेड में चला गया है, मृत्यु लोक या पाताल लोक में चला गया है। तो वहां घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं। अब उनके साथ वो गाना गाएंगे या अपने पोएम्स को लिखेंगे, अपनी आवाज देंगे, और जैसा सुकून हम पाते थे यहाँ, वैसा सुकून पाएंगे ये घोस्ट। और इसलिए कहता है पोएट कि तुम भी मजे करो। सिंस एस्ट, एस्ट का मतलब होता है लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय पहले, यानी प्राचीन समय में। एट मॉन, मॉन मॉर्निंग है, यानी कि प्राचीन समय पहले। सम वॉन्डरिंग शेड, वॉन्डरिंग शेड मतलब होता है घूमने वाली छाया, या आप कह सकते हो भूत, प्रेत। तो ये भी घोस्ट है एक तरह से। तो बहुत समय पहले कुछ घोस्ट जो थे, हर्ड, उन्होंने सुना था द क्लियर सॉन्ग ऑफ ऑर्फियस, कम आते हुए, कम मतलब होता है आवाज आते हुए। तो बहुत समय पहले कुछ घोस्ट ने ऑर्फियस के स्पष्ट गीत को सुना था। कैसे सुना था? थ्रू हेडिस, हेडिस के माध्यम से सुना था। एंड माउनफुल ग्लूम, और ये उदासी भरे अंधेरे में सुना था। क्योंकि जो पाताल लोक होता है, जो मृत्यु लोक होता है, वो उदासी से भरा हुआ होता है और वहां अंधेरा होता है। इसलिए यहाँ पोएट कहता है कि बहुत समय पहले तुम लोगों ने, या तुम्हारे जैसे जो तुम्हारे दादा परदादा रहे होंगे भूतों के, उन्होंने सुना था ऑर्फियस के गीत को। तो अब तुम्हें मौका मिल रहा है दोबारा सुनने का।
थोड़ा सा आपको ऑर्फियस और हेडिस के बारे में बता दूं। ये दोनों ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं। ऑर्फियस जो है एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक महान संगीतकार और कवि था। उसका संगीत इतना मधुर था कि वह जानवरों को मोहित कर सकता था, पेड़ों और चट्टानों को हिला सकता था और यहाँ तक कि देवताओं के हृदय को भी कोमल बना सकता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी वाइफ जो यूरिडाइस थी, उसको एक सांप ने डस लिया और वो पाताल लोक चली गई। पाताल लोक जिसे हेडीज कहा गया है। हेडीज को पाताल लोक भी कहते हैं और हेडीज जो है ये पाताल लोक के जो देवता होते हैं या मृतकों के जो शासक होते हैं उन्हें भी कहा जाता है। जैसे हिंदू मिथोलॉजी में यमराज जिसे कहते हैं, तो यमराज को भी हेडीज कहेंगे और पाताल लोक को भी हेडीज कहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो यूरिडाइस जो है वो हेडीज के पास चली गई या पाताल लोक में चली गई। अब ऑर्फियस परेशान हो गया। मात्र एक उसका उद्देश्य रह गया हेडीज को मनाना, किसी तरीके से वो मनाए और यूरिडाइस को जीवित लोक में यानी इस लोक में लेकर के आए। अब वो अपना संगीत जो है वो गाना बजाना शुरू कर देता है और जो देवता होते हैं हेडीज वो मोहित भी हो जाते हैं। और लास्ट में हेडीज ने यूरिडाइस को एक शर्त पर जीवित दुनिया में लौटने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि ऑर्फियस को आगे आगे चलना होगा और पीछे पीछे उसकी वाइफ यूरिडाइस चलेगी। ऑर्फियस अगर जो दहलीज है, ये पाताल लोक का जो प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस जो है, अगर वो पार कर जाता है बिना पीछे मुड़े, तो उसकी वाइफ जो है वो उसके साथ उसके लोक में चली जाएगी, वरना इसी पाताल लोक में वो लौट आएगी। अब ऑर्फियस जो है वो आगे आगे चल रहा है, यूडाइस उसके पीछे पीछे जा रही है। ऑर्फियस कुछ दूर पहुंचता है, जब वो प्रवेश द्वार के पास पहुंचता है तो उसके अंदर एक संदेह पता नहीं कैसे आ जाता है, संदेह और भय से, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूडाइस जो है वो नहीं आए वापस, या ऐसा तो नहीं कहीं ये हेडीज जो है वो मजाक कर रहे हो और यूडाइस को पकड़े हुए हो। तो वो अचानक से वो देख लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने क्रॉस कर दिया ये प्रवेश द्वार तो मैं तो चला जाऊंगा और अगर मेरी वाइफ पीछे नहीं आ रही है तो वो नहीं आ पाएगी। इसलिए वो पीछे मुड़ करके देखता है और जैसे ही देखता है वैसे ही जो हेडीज होता है वो उसकी वाइफ को वापस पाताल लोक में खींच लेता है और इस तरीके से यूराइस को असफल हो जाता है वो पुनः वापस लाने में अपनी दुनिया में उसका हस्बैंड ऑर्फियस। तो ये दुखद जो संगीत होता है उसको सुने थे ये घोस्ट लोग जब उनके लोक में ये ऑर्फियस जो था वो पहुंचा था और गाना गाया था। और अब जब वर्ड्सवर्थ पहुंच रहे हैं वहां पर, तब दोबारा उन्हें मौका मिलेगा ऐसा मधुर गाना सुनने का। आपको भी अंदाजा होगा कि ये जो कहानी अभी आपको बताई गई वो सावित्री और सत्यवान की कहानी के लगभग पैरेलल चलती है, पर यहाँ ऑर्फियस जो है वो मनाना चाहता है हेडीज को, जबकि हिंदू मिथोलॉजी में सावित्री मनाना चाहती है। और चूंकि सावित्री जो है वो सफल होती है सत्यवान को वापस लाने में, लेकिन ऑर्फियस जो है वो असफल होता है अपनी वाइफ यूरिडाइस को वापस लाने में। वर्ड्सवर्थ हैज गॉन फ्रॉम अस। अब पोएट कहता है कि वर्ड्सवर्थ हमारे से चले गए हैं, यानी कि वर्ड्सवर्थ हमसे अब बिछड़ गए हैं। एंड ये मतलब यू मतलब घोस्ट, ये याद रखे, यू जो है ये घोस्ट के लिए है। और तुम आत्माओं, मे यू, अब तुम जो है महसूस कर सकते हो हिज वॉइस, उसकी आवाज को वैसे ही जैसे कि हम महसूस करते थे। ही टू अपॉन अ विंट्री क्लाइम, देखिएगा ये विंट्री आ गया जो आपको पॉइंट्स में दिया गया था। वर्ड्सवर्थ जो थे ये भी महसूस किए, इनके ऊपर भी गिरा विंट्री क्लाइम गिरा। विंट्री क्लाइम का मतलब होता है इमोशनल और स्पिरिचुअल कोल्डनेस। ये वेदर के बारे में बात नहीं कर रहा है। इमोशनल कोल्डनेस या स्पिरिचुअल कोल्डनेस उस समय था, कब था ये? आर्यन टाइम में, यानी ट्रबल जो मॉडर्न एज था, जो मॉडर्न एज आने वाला था ना, जो इमोशनली और स्पिरिचुअली जो था वो इंसान खत्म हो रहा था धीरे धीरे, ये असर वर्ड्सवर्थ पर भी पड़ा। वर्ड्सवर्थ ने इन चीजों को भी झेला और उन्होंने भी इसको पोएम में लिखा, पर उन्होंने इस तरीके से लिखा कि ताकि लोग जो हैं इस परेशानियों में भी सुकून महसूस करें। और ये क्या क्या थे ट्रबल, क्या क्या परेशानियां थी उस टाइम की? डाउट्स था, डिस्प्यूट्स था, डिस्ट्रैक्शंस था और फियर्स था, ये सारी परेशानियां थी वहां पर। He found us when the age had bound our souls in it benumbing round. उन्होंने हमें पाया जब एज, वो जो मॉडर्न एज था, हैड बाउंड, हमें बांध करके रख दिया था हमारी आत्मा को अपने बी नंबिंग राउंड में। बी नंबिंग का मतलब होता है सेंसलेस या लाइफलेस, राउंड मतलब घेर लिया था। तो उन्होंने हमें तब पाया जब इस युग ने, इस मॉडर्न युग ने हमारी आत्माओं को अपने शून्य कर देने वाले एक घेरे में बांध रखा था। He spoke
वर्ड्सवर्थ स्पोक यानी वर्ड्सवर्थ ने बोला, लिखा, एंड लूज्ड आवर हार्ट इन टीयर्स, और लूज्ड यानी कि ब्रोकन आवर हार्ट इन टीयर्स, हमारा दिल जो था वो टूट गया और आंसू बहने लगे आंखों से। तो जब वर्ड्सवर्थ ने बोलना शुरू किया, जब उसने लिखना शुरू किया, तो जो हमारी कठोर दिल थी ना, वो टूट गई और हमारे आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्यों पहले नहीं टूटा था, या क्यों आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे? क्योंकि तब इनकी आत्मा जो थी वो लाइफलेस थी, सेंसलेस थी, बी नंबिंग थी। He laid us as we lay at birth, उसने हमें वैसे ही लिटाया जैसे कि हम जब जन्म लेते हैं तब लेटते हैं। तो जैसे माँ की गोद में हम लेटते हैं, वैसे उसने हमें लिटाया शब्दों के माध्यम से, ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ। और वो भी कहाँ? कूल फ्लावरी लैप का मतलब होता है ये पुष्पों से भरा हुआ जो धरती होती है, जो एक गोद होती है धरती की। यहाँ लैप ऑफ अर्थ मतलब होता है, एक मेटाफर यूज किया गया है, जैसे माँ होती है अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर के सुलाती है, वैसे ही यहाँ पर जो है फूलों से सजे हुए उस पृथ्वी के गोद में हमें सुलाया। किसने सुलाया? वर्ड्सवर्थ ने। जब आप वर्ड्सवर्थ के पोएम्स पढ़ोगे, आपको अंदाजा होगा किस तरीके से वो नेचर के बारे में रिप्रेजेंट करता है। स्माइल्स ब्रोक फ्रॉम अस, और तब हम मुस्कुराए, एंड वी हैड ईज, और तब हमें शांति मिली, सुकून मिला। अब बता रहा है यहाँ पर पोएट कि उनके द्वारा हम प्रकृति की गोद में लौटा दिए गए। इसके पहले हम प्रकृति की गोद में नहीं थे, इससे पहले हम टर्माइल थे, कष्ट में थे, जो परेशानियां थी हमारे सामने घिरी हुई मॉडर्न एज की या विक्टोरियन एज की, उसके चंगुल में फंसे हुए थे। लेकिन नेचर को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लौटाया हमें, उसने हमें सूद कराया, उसने हमें सुकून पहुंचाया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने फिर से प्रकृति की गोद में लौटा दिया इंसानों को। अब इंसान जो है फिर से प्रकृति की गोद में आ गया, अब नेचर के साथ खेलने लगा। अभी तक जो परेशानियों में उलझा हुआ था इंसान, तकलीफों में उलझा हुआ था, अब प्रकृति से वो सूदिंग पावर ले रहा है, अब उसे सुकून मिल रही है नेचर से। अब कहता है कि क्या क्या लौटाया विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और क्या हमें महसूस कराया? महसूस कराया द हिल्स वर राउंड अस, कि हमारे चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और जो ब्रिज हैं वो वेंट ओवर, जाने लगे, सनलिट जो सूर्य से जगमगाते हुए फील्ड थे, अगेन पुनः, तो पुनः जो हवाएं थी वो धूप से जगमगाते हुए खेतों से गुजरने लगी। आवर फॉरहेड्स, जो हमारे ललाट थे, माथे थे, फेल्ट द विंड एंड रेन, अब वो हवा और बारिश का एहसास करने लगे। इसके पहले हमें एहसास सिर्फ परेशानियों का होता था, अब बरसात, सनलाइट, फील्ड, ब्रीज, हिल्स, जो ये नेचुरल चीजें हैं, इनका आभास होने लगा विलियम वर्ड्सवर्थ के आने के बाद, उनके शब्दों यानी पोएम्स के लिखने के बाद। आवर यूथ रिटर्न, हमारा जो यूथ था, जो युवावस्था थी, जो जवानी थी, वो लौटा दी गई। फॉर देयर वाज शेड, क्योंकि एक ब्लेसिंग, शेड मतलब यहाँ पे होता है पोरिंग या ब्लेसिंग ऑन स्पिरिट्स, हमारी आत्माओं को एक ब्लेसिंग मिल गई। दैट हैड लॉन्ग बीन डेड, जो बहुत लंबे समय से ही डेड हो चुका था, खत्म हो चुका था, यानी कि लाइफलेस हो चुका था, सेंसलेस हो चुका था। स्पिरिट्स ड्राइड अप, जो हमारी आत्माएं ड्राइड अप, सूख चुकी थी, एंड क्लोजली फ्लर्ड, और पूरी तरह से जो थी वो मुरझा गई थी। द फ्रेशनेस ऑफ द अर्ली वर्ल्ड, अर्ली वर्ल्ड मतलब अर्ली एज, वो फ्रेशनेस जो अर्ली एज में मिलती हमें है, जो बचपन में हमें ताजगी मिलती है, वो फिर से हमें लौटा दी गई। हमारे जो आत्माएं थी वो अब फिर से जो है वो प्रफुल्लित हो गई, ताजगी से भर गई। यहाँ देखिएगा पोएट जो है ये ऑप्टिमिस्टिक जो है टोन लेकर के चलता है। यहाँ वो कहना चाहेगा कि किस तरीके से परेशानियों में भी आप खुशियां ढूंढ सकते हो। सिंस डार्क डेज यानी ट्रबल टाइम, डार्क डेज मतलब होता है ट्रबल टाइम, परेशानियों में, कष्ट समय में भी, स्टिल ब्रिंग टू लाइट, उसमें भी आप जो है प्रकाश ला सकते हो, यानी अंधेरे में भी आप प्रकाश ला सकते हो, परेशानियों में भी अपने आप को संभाल सकते हो। मैंस प्रूडेंस, चाहे वो इंसान की विजडम हो, प्रूडेंस हो, या मैंस का फायरी माइट हो। देखिएगा प्रूडेंस जो है ये रिप्रेजेंट करता है गर्च महोदय को, और फायरी जो है वो रिप्रेजेंट करता है बायरन महोदय को। तो इन परेशानियों में ही जो है ना इंसान की बुद्धिमानी और इंसान का जो प्रचंड शक्ति होती है, फायरी जो माइट होती है, वो पता चलती है। तो इंसान के जो दो महान क्वालिटीज होते हैं ना, वो तभी रिवील होते हैं जब टाइम्स ऑफ ट्रबल आता है, चाहे वो विजडम हो और चाहे वो गुड जजमेंट हो। टाइम में रिस्टोर अस, समय जो है हमें फिर से रिस्टोर कर सकता है, वापस ला सकता है, या पुनर्जीवित कर सकता है इन हिज कोर्स, अपने तरीके से। यानी कि इवेंचुअली कुछ सर्टेन क्वालिटीज या कुछ इंडिविजुअल्स को, व्यक्ति को वापस ला सकता है समय, पुनर्जीवित कर सकता है। यानी किसको ला सकता है, किसको जीवित कर सकता है? गर्थ सेज माइंड एंड बायरस फोर्स, गर्थ का जो ये सेज माइंड था, एक वाइज इंटेलेक्ट था जो, और जो बायरन का फोर्स है, पैशनेट एनर्जी है या रिबेलियस जो नेचर था बायरन का,
वो दोनों वापस आ सकता है। तो अंधकारमय समय भी मनुष्य की बुद्धिमत्ता और शक्ति को उजागर करता है। इसलिए समय के साथ शायद फिर से गर्ट महोदय जैसे बुद्धिमान और बायरन जैसे शक्तिशाली कवि फिर से जन्म ले सकते हैं। बट वेयर विल यूरोप्स लेटर आर, लेकिन क्या होगा यूरोप के लेटर आर का यानी फ्यूचर का। अगेन फाइंड वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर, क्या दोबारा वर्ड्सवर्थ की हीलिंग पावर ये पाएगा यूरोप? क्या फिर से यूरोप का भविष्य जो है ये हीलिंग पावर जो वर्ड्सवर्थ की एबिलिटी थी प्रोवाइड करने की, पीस, कंफर्ट एंड इमोशनल हीलिंग अपने राइटिंग से, क्या दोबारा ये कोई पा सकता है? गर्ट महोदय को पा सकता है, बायरन महोदय को पा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान पैदा हो सकता है, शक्तिशाली पैदा हो सकता है, और ऐसा हीलिंग पावर जो केवल वर्ड्सवर्थ में थी क्या दोबारा यूरोप पाएगा? अदर्स विल टीच अस हाउ टू डेयर, यानी कि अदर जो पोएट्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं ब्रेवरी का, साहस की प्रेरणा देते हैं कि कैसे हमें हिम्मत दिखानी है। अगेंस्ट किसके खिलाफ? फियर आर ब्रेस्ड टू स्टील, फियर के खिलाफ, दुख दर्द के खिलाफ, डर के खिलाफ हमें अपने सीने को फौलादी बना करके लड़ना है, फियरलेस होना है, स्ट्रांग होना है, ये सिखाते हैं दूसरे। अदर्स विल स्ट्रेंथन अस टू बियर, दूसरे ये भी सिखाएंगे कि मजबूत बनो अपने आप को, ताकि हम बर्दाश्त कर सकें सफरिंग को, हार्डशिप को, परेशानियों को। बट हु विल मेक अस फील, लेकिन हमें ये फील कौन कराएगा? कौन ऐसा होगा जो हमें वैसा ही महसूस कराएगा जैसा वर्ड्सवर्थ ने किया? तो केवल यहां बताया जाता है कि केवल वर्ड्सवर्थ ही हैं जो ये डीप इमोशन और सेंसिटिविटी जो है हमारे में जगा सकते हैं। यहाँ देखिएगा एनाफोरा भी है, अदर्स विल एनाफोरा नामक फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है, और रेटोरिकल क्वेश्चन भी है यहाँ पर। द क्लाउड ऑफ मोरटल डेस्टिनी, क्लाउड मतलब होता है, ये मेटाफर है अनसर्टेनिटी या सारो की। जो क्लाउड है, जो काले बादल मंडरा रहे हैं अनसर्टेनिटी के या दुख के। मोर्टल डेस्टिनी मतलब होता है फेट ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि मानव जीवन का जो है ना ये सारो दुख जो है वो मंडरा रहा होता है बादलों की तरह। द अदर्स विल फ्रंट इट fearlessly, अगर दूसरे होते तो ये कहते कि इसे कन्फ्रंट करो, इसका सामना करो निर्भीकता से। बट हु लाइक हिम विल पुट इट बाय, लेकिन कौन ऐसा होगा उनकी तरह, वर्ड्सवर्थ की तरह, जो पुट इट बाय करेगा। पुट इट बाय का मतलब होता है यहाँ पर टालने से या सुकून देने से। कौन ऐसा होगा जो इस परेशानी को टाल देगा या इस परेशानी में सुकून देगा, हमें निर्भयता से लड़ने की छूट तो देगा, साहस तो देगा दूसरा पोएट, थिंकर, पर उसको टाल दे या उसमें सुकून दे, ऐसा वर्ड कौन देगा आखिर? ये लास्ट स्टेंजा है जिसमें मैथ्यू एंडॉल महोदय जो है रोथा रिवर, जो ग्रासमेर जो कि वर्ड्सवर्थ का घर भी है और ग्रेव वहीं दफनाए भी गए हैं, उसके पास से बहती है ये नदी। रोथा को डायरेक्ट संबोधित करते हुए एपिस्ट्रोफे के रूप में है ये, संबोधित करते हुए महोदय कहते हैं कि अरे ओ रोथा, कीप फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव, उसकी कब्र पर यानी वर्ड्सवर्थ की कब्र पर जो घास है ना उसे फ्रेश रखो, ताजा रखो। कैसे ताजा रखो? विद दाई लिविंग वेव, अपने, दाई मींस योर, अपने इन सजीव या जीवंत कर देने वाली लहरों से। यानी कि रोथा में यानी नदी में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो किसी भी चीज को, चाहे वो घास हो, पेड़ पौधा हो, उसको सजीव बना देती है, जीवंत कर देती है। जो सूख रहा होता है घास उसको हरा कर देती है। इसलिए तुम भी जो है वो वर्ड्सवर्थ के ग्रेव पर जो भी घास है ना उसे हरा रखो। सिंग हिम दाई बेस्ट, और तुम अपना बेस्ट गाना गाओ उसके लिए। गाना गाओ का मतलब है यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है, मानो कि वो सच में गाना गाएगी रिवर। गाना गाने का मतलब है कल कल की ध्वनि, यानी सम्मानित करो वर्ड्सवर्थ को अपने ब्यूटी से, अपने म्यूजिक से, जो कल कल की ध्वनि से तुम गुजरती हो, या अपने प्रेजेंस से। क्योंकि फॉर फ्यू और नन हियर्स दाई वॉइस राइट, राइट मतलब होता है प्रॉपर। प्रॉपर जो है वो बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में समझ सकते हैं तुम्हारी आवाज को, तुम्हारी वॉइस को लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि वो नेचुरल पोएट था, वो रोमांटिक पोएट था, वो नेचर के बारे में बहुत बारीकी से जानता था। तो वर्ड्सवर्थ से ज्यादा कोई भी पोएट अच्छे से तुम्हें नहीं सुन सकता, समझ सकता। इसलिए उसके लिए गाना गाओ, जितना भी गा सकती हो, जितना भी सम्मान दे सकती हो उसको सम्मान दो, क्योंकि नाउ ही इज गॉन, क्योंकि अब वो चला गया। अब कोई नहीं है तुम्हारा जो तुम्हारी आवाज को उतने अच्छे से सुन पाए जितने अच्छे से वो सुन पाता था। इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। आशा है आपको ये पोएम समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।